अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए दिन और एक नई हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका है और हफ्ते की सुबह का आगाज़ मेरे ख्याल से हमेशा बड़ा ना खुशी के साथ होता है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है हम इस दिन जितना मर्जी काम कर लें, अगले दिन हमने आराम से उठना है, अपनी पूरी करनी है, क्योंकि अगले दिन हमारी छुट्टी होती है। अब अपनी पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहलिक कोरोना वायरस की, जिसकी चौथी लहर पे काबू होती जा रही है। और अगर मुस्बत केसेस और अमवात की शरह देखी जाए तो मुसलसल उसमें इजाफा ही हो रहा है। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में जो कोरोना का फैलाव है वो ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। लाहौर में एक ही रोज़ में 14 अफराद जाबहक हुए, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान 561 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा है कि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7 तक पहुंच चुकी है और जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और शहर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में इजाफा होने जा रहा है। शहर में अस्पतालों में जो मौजूद वेंटिलेटर्स हैं उनकी 47% जो रेशो है वो भर चुकी है। और दूसरी जानिब कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी है और वैक्सीनेशन यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कुछ सख्त फैसले भी सामने आ रहे हैं। नो वैक्सीन नो पेट्रोल पॉलिसी अपनाई गई है। 1 सितंबर से वैक्सीन ना लगवाने को पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो कुछ भी कर ले उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा जबकि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और मुतादिद पेट्रोल पंप्स पे भी ये बैनर्स लगा दिए गए हैं। क्या इन इकदाम से वैक्सीनेशन का जो अमल है वो तेज़ हो जाएगा या उसको तेज़ करने में मदद मिलेगी? कोरोना केसेस की जो हालिया लहर है उसमें कितनी तेज़ी है और इसमें वजूहात क्या सामने आ रहे हैं और ये जो नई इकसाम सामने आ रही हैं ये कितनी ख़तरनाक है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? जी खैरियत। सर हुकूमती सतह पर तो ये देख रहे हैं कि टारगेट दिया गया है और कोरोना केसेस में लहर में इसमें इतना ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है कि काबू में ही नहीं आ रहा। और हुकूमती सतह पर टारगेट दिया गया है कि जो रवा साल दिसंबर तक 8 करोड़ पाकिस्तानियों को हमने वैक्सीनेटेड करना है, लेकिन अभी तक जो है वो 1.5 करोड़ आबादी को मुकम्मल वैक्सीन किया गया है। तो क्या ये टारगेट पूरा हो जाएगा दिसंबर तक, क्योंकि थोड़ी ही देर रह गई है? हाँ, टारगेट टू बी रियलिस्टिकली असेसिंग मेरे हिसाब से तो पूरा नहीं होगा। अच्छा। इसलिए कि टारगेट अचीव करने की दो चीज़ें होती हैं। एक है जिन्होंने काम करना है उनकी पॉलिसी, और एक है जहाँ वैक्सीनेशन जैसी चीज़ें हैं वहाँ लोगों का रिएक्शन। अब आप जिस तरह आप ये इकदाम किए जा रहे हैं तो ये फ्रस्ट्रेशन ही शो करते हैं ना कि लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे। हालांकि जितनी सहूलत हमने मुहैया की लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई मिसाल बाकी दुनिया में भी मिलेगी कहीं भी। लोगों को बड़ी बड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा वैक्सीन के लिए, बारी नहीं आ रही। लेकिन हमने तो रजिस्ट्रेशन ओपन की, जिसने करा लिया वॉक इन बिल्कुल CNIC और करा। हाँ जी। सो रुकावट बुनियादी तौर पे जो आ रही है वो लोगों के इस ख्याल की आ रही है कि उनको वैक्सीन करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ यकीनन, मतलब अभी भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। बिल्कुल है। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी क्लिप्स भी चल रही हैं कि वैक्सीन करवाने के नुकसानात बहुत हैं और इनका लोग अभी तक पूछते हैं। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग वैक्सीन करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात जो ये हुकूमती इक़दाम हैं, मेरे ख्याल में ये ना आप समझें कि ये एक्चुअली फौरी तौर पर आपको गाड़ी का पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये लोगों के ऊपर एक प्रेशराइज करने के तरीके हैं। लेकिन हमारे यहाँ कवानीन तो मेरा ख्याल है जितना सिविल लॉ हमारा बड़ा है शायद दुनिया में किसी मुल्क में ना हो। बिल्कुल। इस हमारे कानून के मुताबिक आप कुछ गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकते। सिविल और फौजदारी हमारा जो कानून है वो इतना ज़्यादा है, लेकिन आपको खुला पेट्रोल नहीं मिल सकता कानून के मुताबिक, सारों को मिलता। बिल्कुल ऐसे ही आपको कानून के मुताबिक बल्कि हैरत होती है कि अगर आप GT रोड पे जाएं तो लिखा होता है कौमी शराह पर तजावुज़ात नाजायज़ बनाना जुर्म है। हाँ। जैसे कि बाकी मुल्क में जायज़ है। बिल्कुल ऐसे तो नाजायज़ तजावुज़ात तो कहीं भी जायज़ नहीं होती। तो बात यह है कि ये इक़दामात ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसका एनालिसिस करें तो इनसे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। इसलिए कि आप देखिए इसमें लोगों का बिजनेस इन्वॉल्व है। लेकिन सर फिर भी हम मीडिया लोग हो जाएं या बाकी लोग भी, डॉक्टर्स भी, बाकी भी लोग हैं, वो तो लोगों को आगाही दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं कि तो मैं यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो दो चीजें मैंने बताई, एक है करने वाले की कैपेसिटी और एक है करवाने वाले की विलिंगनेस। ठीक है।
इस वक्त जो रुकावट है वो ये है कि लोग जितने उन्हें वैक्सीन करवानी थी करवा ली, बाकी किसी तरह मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें वैक्सीन करवानी है। दूसरी बात ये है कि जो मैं बारहा कहता हूँ वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन नेचर है कि आप यू गेट अकस्टम टू इट। अब लोगों को कोरोना से उतना खौफ भी नहीं रहा, हालांकि बिल्कुल ऐसी है, केसेस भी बढ़ रहे हैं, मसाइल भी बढ़ रहे हैं। जिस घर में कोई खुदा ना खास्ता होती है अनफॉर्चुनेट इवेंट, तो वो भी छोटा पेशेंट नहीं, अगर कोई सीरियस पेशेंट हो जाए जिसको अस्पताल जाना पड़ जाए, जिसको ऑक्सीजन लगनी हो, तो वहाँ थोड़ी बहुत होती है। और इसको कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। आहिस्ता आहिस्ता हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं उसकी ग्रेविटी से, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, सारी दुनिया में हो रहा। ठीक है, तो हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अवेयरनेस कैंपेन्स जारी रखें, लोगों को बताते रहें, उनको समझाते रहें, और ये चीज़ें भी कोशिश करें करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होंगी, मगर हमारा जो तजुर्बा है वो ये है कि हम कवानीन को हवा में उड़ाने के माहिर हैं। बिल्कुल ऐसे और कानून के मुताबिक तो पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना भी मना है, सारे पी रहे होते हैं। कानून के मुताबिक आपको कूड़ा फेंकना भी कहीं मना है, वो सारे फेंके। आपकी सड़कें, आपके सारे शहर ताफुन ज़्यादा पेश करते हैं मंजर। तो बात यह है कि ये बिल्कुल हुकूमत ये कुछ ही कर सकती है, बिल्कुल ऐसे और कवानीन बना सकती है, लेकिन कवानीन पे अमल लोग करते हैं। और मुआशरे जो अच्छे नज़र आते हैं वहाँ पर कोई डंडा लेके पीछे नहीं फिर रहा होता। आप रात को 2 बजे भी इंग्लैंड में या यूएसए में कहीं फिर रहे हो गाड़ी में, तो आप रेड लाइट पे रुक जाते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग है जो बचपन से आपको स्कूलों में, कॉलेजों में दी जाती है। वहाँ पर भी वैक्सीन के खिलाफ एक मज़ाहमती ग्रुप नज़र आ रहा है। तो हमारे यहाँ तो फिर यकीनन जो हम तो कानून को फॉलो करने में बिलीव ही नहीं करते, जब हम कानून को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते, तो मेरा खदशा ये है कि इससे भी कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव में, लेकिन ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। और जिस तरह ये इजाफा होता जा रहा है इस लहर में पेशेंट का, तो आपको क्या लगता है ये जो 14 अगस्त पे तकरीबात हुई हैं उसके नतीजे में हमारे सामने ये इजाफा हो रहा है? उसका कोई बहुत बड़ा हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। ये 4th वेव तो, बल्कि 4th क्या 3rd वेव जब से आई है हमारी, तो हमारी वेव वाला पैटर्न ही ख़त्म हो गया। अब तो मुसलसल एक लेवल पे केसेस चल रहे हैं। अच्छा, अब वैसा नहीं हो रहा कि ऊपर गया और नीचे आया, अब हमारे एक मुसलसल लेवल पे, और यही एक्सपेक्टेड था कि कुछ अरसे के बाद ये एक रूटीन की बीमारी हो जाएगी जो चलती रहेगी, और फिर जब एक कुछ अरसा और गुजर जाएगा, लोगों में मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी, कुछ वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अब ये खत्म होने वाला नहीं है, सूरत हाल नहीं है। और दूसरा सर, अब वो भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन की 2 डोजेस भी अपनी पूरी कर ली हुई है, तो क्या इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया? नहीं, देखिए ये हमारी तरह नॉलेज थोड़ी पूरी मुकम्मल नहीं होती चीज़ों के बारे में। अगर आपको याद हो तो वैक्सीन्स जब आई थी तो जो इनको बताया गया था वो ये कहा गया था कि कुछ वैक्सीन्स 65 से 70%, कुछ वैक्सीन्स 80 से 90% इफेक्टिव हैं बीमारी को रोकने के लिए। तो जब वो 80 या 90% है तो इसका मतलब है हर 5 में से 1 आदमी को तो ये बीमारी वैक्सीनेशन के बावजूद हो सकती। ठीक है, उसकी बहुत सी वजूहत। एक ये है कि कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते, दूसरा आता है कि उनकी अपनी इम्यूनिटी ऐसी होती है कि वो वेरिएंट को नहीं इफेक्ट कर सकती। कुछ वैक्सीन में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन असल बात यह है कि वैक्सीन जब लगाई थी तो कभी किसी ने नहीं कहा था कि अब आप तमाम हिफाजती इक़दाम बंद कर लें वैक्सीन लगवाने के बावजूद। दूसरा बहुत बड़ा खदशा ये था कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप जरासीम कैरी कर सकते हैं, आपको हो सकता है बीमारी ना हो, तो फैलाव का सबब भी आप बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैक्सीन के बाद जब हमने मास्क पहनने छोड़ दिए, जब हमने एहतियात छोड़ दी, तो फैलाव का एक बड़ा जरिया वो भी बन गया कि वो लोग जो खुद को महफूज समझ रहे हैं, ना तो वो पूरे महफूज हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हर 5 में से 1 को बीमारी तो हो सकती है, अच्छा, वैक्सीनेटेड को भी, और दूसरी बात वो फैलाने में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो वैक्सीन के बाद एक तस्वुर जो ये है कि अब मैं बिल्कुल महफूज हूँ और मुझसे लोगों को भी कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ना आप खुद महफूज हैं 100% और लोगों को भी आपसे बहुत खतरा। तो फिर जिस तरह ये लोगों को हो रहा है, तो क्या फिर हमें भी तीसरी डोज की तरफ जाना चाहिए या बूस्टर शॉट्स की तरफ जाना चाहिए? अब मैंने तो जी ये 3 महीने पहले प्रपोज किया था, अच्छा, कि हमें जाना चाहिए। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने कोई एग्री नहीं किया, लेकिन परसों चौथ फेडरल एडवाइजर ने अब वही बात की है कि हमें प्रॉबेबली तीसरे बूस्टर डोज की तरफ जाना पड़ेगा हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए, हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए, जिसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, तो उसमें हमें यकीनन जाना पड़ेगा। और तीसरा नहीं, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता तीसरा, चौथा, 5वां कितने डोज होंगे। हाँ, और सर ये कितने देर बाद बूस्टर डोज जो हर साल हो सकता है, लगता रहे 3 से 6 माह।
3 से 6 माह के बाद, ठीक है। और ये हर 3 से 6 माह के बाद ये नहीं कह सकते अभी। अब देखिए ये नई बीमारी है। अच्छा। ये जिस तरह एविडेंस आएगी, ट्रायल्स होंगे तो पॉलिसी फिर बनती जाएगी। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इसके बारे में कि ये क्या होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स को इस वक्त अब कंसेंसस हो रहा है कि 3 से 6 महीने में हमें शायद बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के भी मुताबिक जो 80% आ रहे हैं केसेस, ये डेल्टा वेरिएंट के ही हैं, चौथी लहर के ही हैं। तो अब के जो केसेस हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगी हुई है और जिनको नहीं लगी, उनमें अलामात की कितनी शिद्दत में फ़र्क आ रहा है? ये एक सिग्निफिकेंट फ़र्क है। और हमारे असल में मुसीबत ये है कि हमारे थोड़े अस्पताल हैं, तो हमारे उन अस्पतालों में, थोड़े से अस्पतालों में कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, तो एक हमारे यहाँ फैल जाती है एक ख़बर कि बहुत से वैक्सीनेटेड मरीज़, अगर आप इन सब वैक्सीनेटेड मरीज़ों को जिनको कोरोना हो रहा है पूरे पंजाब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर हमारा हेल्थ निज़ाम ऐसा होता कि हर कोई अपने घर के करीब वाले अस्पताल में होता, तो हर अस्पताल में शायद 1 या 2 मरीज आते। लेकिन जब सारे मरीज मेयो में आ रहे हैं या जिना में आ रहे हैं, तो आपको पता लगता है जी 15 मरीज आ गए। तो बुनियादी तौर पे फ़र्क को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैक्सीनेटेड मरीज अमूमन ख़तरनाक बीमारी का शिकार नहीं होते। लेकिन वो वैक्सीनेटेड मरीज जो नॉन रिस्पॉन्डर्स हैं, जैसे हमने कहा कि 20% मरीज ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर रहे, अब हमें नहीं पता कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी है, या वो वैक्सीनेटेड मरीज जिनको कोई और ख़ास तौर पे फेफड़ों की बीमारी है पहले से, किसी को टीबी है, किसी को ब्रोंकियाक्टिस है, किसी को इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि 2 वैक्सीन के बाद वो फुली प्रोटेक्टेड होंगे और उनको सीरियस बीमारी नहीं होगी। उनको हो सकती है, लेकिन अमूमन तसव्वुर ये है और दुनिया का लिटरेचर ये कह रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको ख़तरनाक बीमारी नहीं होती। और दूसरा सर, जो डेल्टा वेरिएंट के बाद अब एप्सिलॉन भी आ गया है, ये कितना खतरनाक है? ये डेल्टा से भी खतरनाक है क्या? डेल्टा को उस सेंस में तो आप ना लें। डेल्टा की खतरनाकी ये है कि ये फैलता ज्यादा। अच्छा। तो एप्सिलॉन अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसके ऊपर पूरी अब लिटरेचर आएगा। तो बुनियादी तौर पर हमें नाम से नहीं अंदाजा होता कि ये किस नौइयत की खतरनाक चीज है। ये तो उनके बिहेवियर से पता लगता है ना। तो जब दुनिया से रिपोर्टें आनी शुरू होती हैं, जैसे अब डेल्टा, एक पहले इंडिया में पता लगा कि एक डेल्टा वेरिएंट है, फिर यकदम वो अमेरिका में मिल गया, वो यूके में मिल गया, तो पता ये लगा कि ये बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन ये पता तब लगा जब उसने फैलना शुरू किया। तो ये जितने वेरिएंट्स आते रहेंगे, इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ अरसे बाद पता लगती रहेगी। तो अभी तक जो कह सकते हैं कि लाहौर में या पाकिस्तान में अभी ज्यादा डेल्टा चल रहा है, डेल्टा ही चल रहा है। एप्सिलॉन के सारी दुनिया में डेल्टा ही चल रहा है। एप्सिलॉन के कोई अभी केसेस रिपोर्ट नहीं हुए? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं इस पे अपडेटेड नहीं हूँ, शायद कुछ हों, लेकिन वो इस वक्त तक मेजर कंसर्न नहीं है। मेजर कंसर्न नहीं है। तो अब तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने वैक्सीनेटरी सेंटर्स की जो तादाद भी सर हमने बढ़ा दी है, फिर भी लोग इस तरफ नहीं आ रहे। तो जनाब आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि वैक्सीनेशन जितनी हो सकती है उतनी कराएं। और 12 डॉक्टर्स भी और हम लोग भी यहाँ पर इसलिए आपको अपडेट करते रहते हैं कि ये इससे छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे। और इन जो ये गलत अफवाहें फैल रही हैं, मिथ्स फैल रही हैं, इनके ऊपर कान ना ही धरें तो आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर। और आपके इर्द गिर्द इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। बहुत से ऐसे आपको मिसालें मिल जाएंगी कि घर में ताला भी लगाया हुआ था, दरवाजे भी बंद थे, खिड़कियाँ भी बंद थे, चोरी हो गई। तो क्या अब मैं कह दूं कि दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए और ताला नहीं लगाना चाहिए? ताला तो फिर भी लगाना चाहिए और दरवाज़ा तो फिर भी बंद करना चाहिए। चोरी का इम्कान उसके बावजूद है। तो वैक्सीन की भी वही सूरत हाल है कि जितनी आप अपने आप को हिफाजत दिला सकते हैं वो दिलानी आपका फ़र्ज़ है। उसके बावजूद ये कहीं दुनिया में नहीं कहा जा सकता कि किसी वैक्सीन के बाद आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। उसका इम्कान है मगर बहुत कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा सर, हम देख रहे हैं कि मकामी सतह पर वैक्सीन तैयार की जा रही है, ख़त्मी मराहिल में वो दाखिल हो चुकी है। वो कितनी ज़रूरी है इस वक्त हमारे लिए? हमारे लिए देखिए, हमारे लिए तो तमाम वैक्सीन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम वैक्सीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में है। हमारे यहाँ गुर्बत है, हमारे यहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब मीज़ल्स आ जाएगी, फिर डेंगू आ जाएगी, कुछ और आ जाएगा। तो हमें अपनी फार्मा इंडस्ट्री को मॉडर्न लाइन्स पे बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। हमें पोलियो वैक्सीन की ज़रूरत होती है, हमें मीज़ल्स की ज़रूरत होती है, हमें टाइफाइड की ज़रूरत होती है। तो हम कब तक मांग तांग के गुजारा करते रहेंगे? ये तो मैं तो पिछले 2 साल से ये हर मीटिंग में कह रहा हूँ कि हमें वैक्सीन इंडस्ट्री के ऊपर फुल जोर देना चाहिए। इससे हमें बहुत से फ़ायदे होंगे। नंबर 1, हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर हम खुद कफील हो जाते हैं वैक्सीन बनाने में। ठीक है। हमारी जो कैटल फार्मिंग है उसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हमारी अगर इंडस्ट्री यूज़फुल और रिलायबल हो जाती है।
एंड ह्यूमैनिटेरियन। इंसानों को जो हम सारी वैक्सीन मांग मांग के लगाते हैं, तो हमें किसी दिन तो खुद कफील होना। बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सर हम लोग इसमें पीछे क्यों हैं, मुझे बताइए। दुनिया आगे निकल रही है, रिसर्च, हमारे यहाँ पे रिसर्च की कमी है क्या? हम कहाँ आगे हैं? हाँ। वो आप बता दें, ये मैं बताता हूँ हम इसमें पीछे क्यों हैं। मतलब मेरे ख्याल से शायद रिसर्च की कमी है, क्योंकि 2 साल हमें इस कोरोना में हो गए। एटीट्यूड और बिहेवियर, प्लानिंग। हमारी जितनी हुकूमतें आती रहीं, उनकी देखें, पहले पाकिस्तान में 5 साल पॉलिसी बनती थी, अब वो भी खत्म हो गई। वो क्यों खत्म हो गई, हमें सोचना चाहिए। पॉलिसी बनती इसलिए थी कि पॉलिसी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको सारे शवाहिद इकट्ठा करने पड़ते हैं, आपको सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। यहाँ पे इतने तजुर्बाकार डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। खाली डॉक्टर्स नहीं, मैं सारे 5 साल मंसूबे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात है, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का पॉलिसी मेकिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उनकी वहां पर कोई से ही नहीं है। पॉलिसी में तो हमारा कोई रोल नहीं होता, पॉलिसी तो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, और जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो पिछले 2 साल से मुसलसल कह रहा हूँ पंजाब हुकूमत को कि आप इन्फेक्शियस डिजीज इंस्टीट्यूट भी बनाएं, अस्पताल भी बनाएं, आप वैक्सीनेशन के लिए कुछ करें। तो हम तो कह ही सकते हैं ना, लेकिन हमारी हुकूमतों की पॉलिसीज में, प्रायोरिटीज में प्रॉब्ली शायद अवाम की भलाई कभी नहीं रही अभी तक। और जब तक वो नहीं होगा, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक वो अपने आप को जवाबदेह नहीं समझेंगे कि हमने क्या किया, और उनसे कोई ऐसा निज़ाम हम नहीं कायम कर सकते कि लोगों को जवाबदेह भी होना पड़े, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो हुकूमतें हों, जब तक जवाबदेही का निज़ाम नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल वही ना, चेक एंड बैलेंस का एक अगर निज़ाम नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आपने यहाँ पर आए हैं। प्रोफेसर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के। और जिस तरह हम बात करते कि कोरोना की जो चौथी लहर है वो बेकाबू होती जा रही है, तो जनाब SOPs का खास तौर पर ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाइए। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं आज की मुनासबत से, क्योंकि आज वीकेंड है, तो आपने हमारे साथ ही रहना है। मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस और इसके हमारी जिंदगियों पर असरात के हवाले से। तो कोरोना वायरस के असरात अब शोबिज इंडस्ट्री पर भी नजर आने लगे, और कोरोना पर बनने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मुख्तारा ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, और इस पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म ने आलमी एजाज भी अपने नाम कर दिया। फिल्म मुख्तारा ने हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल स्टेलन में अवार्ड जीत लिया है, और इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 750 से ज्यादा फिल्मों ने हिस्सा लिया था, और इसी फिल्मों को नामजद किया गया था। मुख्तसर फिल्मों की कैटेगरी में पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म मुख्तारा समेत सिर्फ 4 फिल्म्स को मुंतखब किया गया था। साहब अहमद ने अपनी मदद आपके तहत मुख्तसर बजट में फिल्म प्रोड्यूस की और करके बल्कि पूरी दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तानी नौजवान कम वसाइल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत खुद में रखते हैं, और उन्होंने ना सिर्फ ये फिल्म डायरेक्ट और प्रोड्यूस की है, बल्कि इस फिल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। और उनके साथ इस फिल्म में मल्टी टैलेंटेड फनकारा सुमन शेख हैं, जिनकी खूबसूरत आवाज में गाने तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, और इस फिल्म में अदाकारी के जौहर भी वो दिखा रही हैं। तो दोनों बासलाहियत फनकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, तो उनसे जानते हैं कि उन्हें ये यूनिक आइडिया कैसे आया और ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, इसमें क्या क्या मुश्किलात उनको फेस भी करनी पड़ी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साहब अहमद है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं और अदाकार भी हैं, और उनके साथ मौजूद है सुमन शेख हैं, गुलकारा है और अदाकारा भी। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो साहब आप मुझे बताइए कि आपने ये बनाई और कम वसाइल में और कोरोना के दिनों में आपने ये बनाई जी फिल्म जो है, तो क्या क्या फेस करने पड़े, और जब आपको पता चला कि ये अब नॉमिनेटेड हो गई है फिल्म फेस्टिवल के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा था? एक्चुअली लास्ट ईयर जब ये वबा फैली हुई थी, तो एक अजीब से एनवायरनमेंट बनी हुई थी। ठीक है। तो सोचा ये कि कुछ ऐसा करें जो हमारी फील्ड के रिलेटेड है, उससे मैसेज अवेयरनेस भी हो पब्लिक को। ये थॉट प्रिवेल हुई, आइडिया कंसीव किया गया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। प्रॉब्लम है सच कोई ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन
कुछ एक हेक्टिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, एक पुलिस थाना कचहरी का भी सिचुएशन हो गया था, क्योंकि गैदरिंग, क्योंकि लोगों को बताया कि जी गैदरिंग नहीं कर सकते आप, इकट्ठे ना हो, लेकिन शूटिंग देखने के लिए पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसकी वजह से फिर वो पुलिस वगैरह आ गई। तो थॉट यही थी कि अपने मुल्क के तौर पे अपना हिस्सा अपना क्या डाल सकते हैं कोरोना के वबा के सिलसिले में, लोगों का अवेयरनेस क्या कर सकते हैं। तो फिल्म बनाई, मैसेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको मेहनत का फल दिया। हॉलीवुड में फेस्टिवल हुआ, वहाँ सेंड कर दी। तो पहले दुनिया की कोई 1700 फिल्म थी जिनमें सिलेक्शन होनी थी। ठीक है। तो जब 750 फिल्म सिलेक्ट हुई तो मतलब इट वाज अमेजिंग फॉर अस, टीम को भी, मतलब क्योंकि आप अकेले कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसे कोई भी चीज़ आप अगर इन्वेंट करते हैं, कुछ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी टीम आपके साथ होती है, वरना अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे exactly. तो टीम की मदद थी, उन सबको मतलब बताया कि जी 750 फिल्मों में हो गई है, दे वर ऑल हैप्पी। उसके बाद एक दिन गुड मॉर्निंग में मेल आती है कि जी यू हैव बीन सिलेक्टेड इन 84 फिल्म्स। ओके। जब 84 फिल्म में सिलेक्शन हो गई तो फिर अगेन एक अम्यूजिंग किस्म की सिचुएशन थी कि हाउ इट्स पॉसिबल, चले अल्लाह ताला ने मेहनत रंग लिया है ये। और जब मुझे पता चला कि इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है और अवार्ड होना है फलां से फलां डेट पे, मैंने फिर सारी टीम को बताया, तो ये लोग सारे मतलब खुश थे। जब 28 फिल्म्स को अवार्ड मिला, वो एक एस्टॉनिश मोमेंट थी मेरे लिए कि मुझे पता चला कि जी दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में से, जिसमें हमारे मुकाबले में 2 इंडियन मूवी थी बड़े बजट की, कैनेडियन मूवी थी बड़े बजट की, उसमें से मेरी फिल्म को अवार्ड मिला। और मेरी एक्ट्रेस जो सुमन शेख बैठी हैं, इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली इनकी एक्टिंग पे। अच्छा। तो मैं बिल्कुल मतलब एक समथिंग एल्स, कोई और ही मोमेंट थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सुमन से ये आगे की स्टोरी जान लेते हैं, और सुमन की क्या फीलिंग्स थी, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका इस फिल्म के साथ, और जो इसके बाद सारा हुआ, अवार्ड मिला, कैसा रहा सुमन, क्या फीलिंग थी आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया और ये पब्लिक के साथ शेयर करने का मौका दिया। और इससे ये कहूँगी कि साहिब मेरी फैमिली लुक लाइक अ फैमिली, और बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा पुराना हमारा रिश्ता है शोबिस से। और जब इन्होंने कहा कि सुमन एक फ़िल्म कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा वाओ अमेजिंग। हम लोग शाम में चाय पी रहे थे बाहर बैठे, तो स्क्रिप्ट ये है यार, ये हो जाएगा, ये चलो। मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, स्टार्ट हो जाओ, कल परसों स्टार्ट करनी है। मैंने कहा चलो जो हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर बताना। कहते हाँ जी आप ही कर रही हैं ये फिल्म। मैंने कहा मैं कर रही हूँ फिल्म। मैंने कहा ठीक है कर रही हूँ तो कर रही हूँ। ठीक है। तो वेरी सेकेंड डे हम लोगों ने अरेंजमेंट्स, साहिब ने लोकेशन वगैरह की तो पहले ही 2-3 दिन पहले कर लिया हुआ था। वही प्रॉब्लम जो बता रहे हैं पुलिस वगैरह की हुई, लेकिन ये हुआ कि हम लोगों ने बस स्क्रिप्ट देखा, अपना मैसेज देखा कि हमने क्या देना। उसके बाद मैंने तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि अब मेन साहिब के डायलॉग और मेरे ही हैं। तो मैंने कहा साहिब बस थीम मुझे मालूम है। तो कैमरा ऑफ नहीं हुआ, 1 टेक में टोटल शूट हुआ। और मेकओवर मैंने खुद ही किया, ड्रेसिंग मैंने खुद ही की। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मैडम आज तो आपको मैंने ना साइमा या रीमा बना देना। अच्छा। मैंने कहा मुझे देहाती औरत बनना है, मुझे हीरोइन नहीं बनना इस वक्त। तो बस ये बातें थी, और वो एफर्ट थी, दिल से लगन से उसे अपना प्रोजेक्ट समझ के किया। और जब ये नॉमिनेशन हुई है तो बड़ी फीलिंग, मतलब ब्लेस्ड, और ऐसे था कि खुदा करे कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने पाकिस्तान का कोई नाम रोशन। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली है। और जब 14 अगस्त, क्योंकि 12 अगस्त को ये अनाउंसमेंट हुई थी, और 14 अगस्त को मुझे अहमद की कॉल आई रात 3 बजे, जाग रही हो? मैंने कहा जी। मुबारक हो, हीरोइन बन गई हो। मैंने कहा अच्छा कैसे? स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। मैंने कहा कहाँ, किस लिए? मतलब वो दिमाग में था ही नहीं, माइंड में था ही नहीं, कैसा हो सकता है? फिल्म को फर्स्ट अवार्ड मिल गया। मैंने कहा अच्छा चलो सुबह बात करेंगे। मैंने कहा ये क्या कहा है इसने मुझे? मैंने फीलिंग की, तो सुबह उठ के मैंने कहा अहमद तुमने रात कॉल की थी, क्यों की थी? यार तुम पागल तो नहीं हो, हमारी फिल्म को फर्स्ट अवार्ड मिला है। और मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो गई, और मेरे आंसू थे ये कि हमने जो अपनी एफर्ट की है उसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि बहुत छोटा सा बजट था, और हमने रियलिटी पे मबनी, यानी कि हमारी जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, हमने उसको इन्हेंस किया है। हमने उसमें लैविश लाइफ में नहीं गए, ब्रांडिंग नहीं की उसमें हमने यानी कि एक सिंपल बजट, रियल लोकेशंस, रियल म्यूज़िक, रियल वॉइस, सब कुछ ओरिजिनल पे हमने जाके किया, जिसमें हम दोस्तों ने तो वैसे ही पार्टिसिपेट किया, बाकी भी टीम ने बहुत अच्छा काम किया।
और हमने पार्टिसिपेट किया, यानी कि अपना प्रोजेक्ट समझ के। एक शौक था कि हम लोग दोस्त मिलके क्या कर सकते हैं, मजाक मजाक में की, लेकिन मैसेज देना चाहते थे। फेसबुक पे हमने बारहा लाइव आके लोगों को अवेयर किया, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे रहेगा, हमारे क्रेडिट पे हमारे जाने के बाद भी रहेगा। एग्जैक्टली क्या हमने ये अपने पाकिस्तान के लिए ये मैसेज किया था, मैसेज दिया और फिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। और मैंने भी फ़ौरन सजदा रेज हो गई, 2 नवाफिल अल्लाह के आगे शुक्राने के अदा किए। और मैं बल्कि ये भी चाहूँगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस पर तवज्जो दें और हमें ये अवार्ड अपने हाथों से दें। अहमद, कैसे ये आइडिया आया, क्योंकि ये बिल्कुल मुनफरिद बाकी शॉर्ट फिल्म से लग रही है, तो क्या आइडिया था? कोरोना के बारे में तो था, लेकिन और क्या विजन था इसके पीछे वाला? मुख्तारा इज अ कॉमन मैन, इट्स द स्टोरी इज अबाउट अ कॉमन मैन, और हमारा कॉमन मैन आज भी मेडिकल साइंस से काफ़ी दूर है। आज भी वो अपने घर में टोटके ढूंढता है बीमारी के इलाज के। इवन कि ये तो एक वबा फर्स्ट टाइम आई थी ना वर्ल्ड में, आज भी कैंसर का इलाज जो है वो मुख्तलिफ टोटकों से हो रहा है। तो हमें ये अवेयरनेस करने की ज़रूरत थी लोगों को कि मेडिकल साइंस इज़ अ ब्लेसिंग, और डॉक्टर के पास जाना, तबीब के पास जाना भी एक सुन्नत तरीका है, उसके पास भी जाना चाहिए, अपना इलाज वहाँ से भी ढूंढना चाहिए। तो हमारा जो उस टाइम कॉमन मैन था, स्टोरीज आपको याद होगी लास्ट ईयर यही चल रही थी, कोई वबा नहीं है, ये फलां की साजिश है, ये फलां की साजिश है। लाइक एक छोटा सा लाइटर मोड में मुझे एक दूध वाला मुझे कहता है कि सर ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ये चिप लगाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा यार अमेरिका ने आपको चिप लगा के क्या करनी, आपने तो वही दूध ही निकालना है ना, दूध ही बेचना है, तो उसको क्या जरूरत है आपको चिप लगाने की? देखना है कि दूध कितना या उन्होंने मेजरमेंट करनी है आपकी। तो एक डिफरेंट चीज थी, और ये जो थॉट्स प्रिवेल हुई थी ना कि नहीं वबा कुछ नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वबा और शिफा सब अल्लाह के हाथ में होती है। अगर कोई वबा आती है तो उसको शिफा भी देने वाला अल्लाह की ज़ात होती है। तो हमें सुन्नत तरीके के मुताबिक तबीब के पास भी जाना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, स्पेशली मेडिकल साइंस को फॉलो भी करना चाहिए, और SOPs जो है ना सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। मैं महफूज हूँगा तो मैं अपने साथ वाले को भी महफूज रख सकता हूँ, अपने घर वालों को भी महफूज रख सकता हूँ, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को। फर्स्ट मी, जब आप ही मतलब अनसेफ होंगे तो फिर आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि जी मैं तो नहीं करता, आप ये काम करें। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये मैसेज, ये मेरे ख्याल से एक उस लेमैन की कहानी है जो अभी भी इस कश्मकश में मुब्तला है कि पता नहीं कोरोना है कि नहीं है, वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी। 2 साल में मर जाएंगे। हाँ, 2 साल में मर जाएंगे। मतलब जितने भी अभी सोशल मीडिया पर भी मिथ चल रही हैं, ये अफवाहें चल रही हैं, ये अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ में मुब्तला हैं, जिनको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। जिस तरह इन्होंने उस पर एक वीडियो बनाई, एक शॉर्ट फिल्म बनाई, ताकि लोगों तक हम पहुंचा सकें कि जनाब ये बीमारी यहाँ पर मौजूद है और इससे निमटना है, हमने इसको इग्नोर नहीं करना। तो कैसा लगा सुमन, आपने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा काम किया होगा, बहुत सारी फिल्में भी एक्टिंग की होगी, तो इसका स्क्रिप्ट पढ़ के थोड़ा मुख्तलिफ लगा, मुनफरिद लगा, तो कैसा लगा कि ये लोगों को किस तरह छुएगी जाके, उनके दिल को किस तरह लगेगी? देखिए, वो कहते हैं ना कि दुआ करना मेरा फ़र्ज़ है, सुने ना सुने वो उसकी मर्ज़ी। लेकिन हमने एक एफ़र्ट की, हमने अपने एक बाशऊर कौम होने का सबूत दिया। हमारे पास ये एक कंटेंट था कि हमने अवेयरनेस कैसे देनी है। तो ये तो आप हम सब लोग ही जानते हैं, क्योंकि हमने पब्लिक में उठना बैठना है, तो हमें पता है कि हमारे घरों में क्या होता है, हमारे अपने घरों में भी यही होता है। जब ये नई नई वबा आई है तो मेरी अपनी फैमिली ने कहा सुमन कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, आप मास्क लगाओ, आप सैनिटाइज़र यूज़ करो, आप केयर करो अपनी, सोशलाइजेशन कम करें, आप अगर मिलना भी है थोड़ा फासला रखें। वो आज भी आप देखिए नॉर्मल घरों में एक ही गिलास में सारी फैमिली पानी पी लेती है, ये तो आपको वैसे भी आपको केयर करनी चाहिए। तो जब ये कंटेंट हमने देखा तो हमने स्क्रिप्ट तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने फिलबद ही बोला, और जो हमें बोलना चाहिए था एक अवेयर कौम को, उसमें भी यही दिखाया कि वाइफ जो है मुख्तारा की वो बाशऊर है। ओके, वो देहात में रहते हुए भी इतनी अवेयर है, वो कहती कि मैं नहीं मानती दम दरूद को, ठीक है, मैं अल्लाह को मानती हूँ, अल्लाह से दुआ करूँगी, और मैंने तबीब के पास जाना, ठीक है, मैंने अपना इलाज जो है मेडिकल में जाना। तो यही बहस, और फिर वो एक वक्त आता है कि मुख्तारी को अंदाज़ा हो जाता है कि मैं ही गलत राह पे था, अल्लाह की राह पर ही चलना चाहिए, और खुदा ने जैसे कि हुक्म दिया है कि जब आपको तकलीफ़ है तो आप तबीब से भी जाएं, दुआ भी करें और दवा भी करें। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी ज़रूरी है, दुआ के साथ साथ दवा भी करनी चाहिए। तो अहमद, कितनी देर लगी इस फिल्म को बनाते हुए आपको? कितने लोग थे, टीम मेंबर्स में क्या क्या हुआ? एक्चुअली इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, और टोटल 5 कैरेक्टर्स पे जो है वो मुश्तमिल फिल्म है ये।
इसको एग्जीक्यूट करने में हमें 4 से 5 दिन लगे थे। अच्छा। उसके बाद पोस्ट पे हमें कुछ 10 से 12 दिन लगे, क्योंकि हमें देखिए जब आप टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं ना, जब आपको नो हाउस पता होती है, इंटरनेशनल आपको जो मेजरमेंट्स का पता होता है, तो फिर आपने बड़ा ही देखभाल के कदम रखने होते हैं, संभल के कदम रखने होते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि जी मुझे फलां वॉइस जो परिंदों की आवाज़ जेन्युइन चाहिए, अच्छा। तो वो मुझे कह रहे नहीं सर गूगल कर लेंगे। तो उनको मैंने बताया यार गूगल नहीं करना, मैंने जहाँ जिस मकसद के लिए फिल्म बना रहे हैं वहाँ भेजनी है, तो वहाँ तो मतलब फ़िल्टर हो जाती है हर चीज़ की, क्या क्या आपने कॉपी किया हो, तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म आपने बनानी है। तो मैं मतलब इस तरह ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि हमारे लोगों को काम जो कर रहे हैं ना उसको पढ़ें भी ज़रूर। मोस्ट ऑफ द पीपल देखिए हमारे मुल्क में एक ट्रेंड सा चल गया है, गाड़ी सबको चलानी आती है लेकिन पढ़ के गाड़ी कोई नहीं चलाता। मैनुअल जो है ना उनके वो ज़रूर बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले चीज़ों को पढ़ें, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है। पढ़ाई ये नहीं होती है कि सिर्फ आपने जी सिंपल ग्रेजुएशन कर ली है, मास्टर्स कर लिए, ये हर चीज़ की वेल्डर की भी एक पढ़ाई है, वेल्डिंग करने वाले भी एक पढ़ाई है, जो सैलून चलाते हैं उनकी भी एक स्टडीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिल्म इज़ अ कंप्लीट लाइफ। मतलब मैं अक्सर दोस्तों को कहता रहता हूँ कि अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने से आपकी 40 इंडस्ट्रीज काम करती है ना, तो मैं नो डाउट अगर आप फिल्म इंडस्ट्री खोल दें तो 140 इंडस्ट्रीज काम करेंगी। फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आपकी चीज़ें सेल होती हैं, सेलिब्रिटीज़ की वजह कहने पे आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, दुनिया की मार्केटिंग चलती है, कपड़ा, आपकी जूती, आपकी ज्वेलरी, आपकी डिज़ाइनिंग, आपका इंटीरियर, घर, खाना पीना इज़ अ कंप्लीट लाइफ डिपेंड्स ऑन फिल्म। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे जो है यहाँ पॉलिसी मेकर थोड़ा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे देना, इज़ द बेस्ट मीडियम, फिल्म इज़ द बेस्ट मीडियम टू कन्वे योर मैसेज। आपने दुनिया में कहीं भी अपना मैसेज भेजना है फिल्मिंग के जरिए भेज सकते हैं। अपने मुल्क का अपने जो है तशख़्ख़ुस बेहतर करना है, फिल्म के जरिए कर सकते हैं। फिल्म ही ऐसा मीडियम है जो हर जगह दुनिया में आप सेंड कर सकते हैं, अपने फिल्मिंग के जरिए अपने मुल्क के बारे में बता सकते हैं। मतलब खान साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा इस इंडस्ट्री की तरफ ध्यान करके देखें कि टोटल मीडिया की मैंने काउंट किया था तो 1 लाख बंदे नहीं बन रहे थे। अच्छा। तो हमारे 1 लाख बंदे मिल के अरबों रुपए की इकॉनमी आपके कंट्री में ला सकते हैं। बिल्कुल इतना बूस्ट दे सकते हैं। इस इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा ना पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और अहमद इस पे हम बात भी करेंगे कि किस तरह पढ़ाई, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रैक्टिकल चीज़ में जाते हैं तो उसको पहले पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ में अच्छे तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक और क्लिप है मुख्तारा का, वो भी आपको दिखाते हैं, तो आइए चले। जनाब देख के तो बड़ा मज़ा आया है, और आप दोनों की एक्टिंग भी क्या कमाल एक्टिंग की है। समन, ये आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक्टिंग का, कि इससे पहले भी करती रही? नहीं, मैंने स्टार्ट पाकिस्तान टेलीविज़न से किया था, पीटीवी मुल्तान सेंटर से। अच्छा। तो मैंने शॉर्ट स्टोरी ड्रामे जो होते हैं झोंक सराइकी के नाम पे, वहाँ से मैंने 8-10 प्ले किए हैं एज अ लीड एक्ट्रेस। ठीक है। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उसके बाद फिर मेरी अपनी जितनी वीडियो सॉन्ग्स उसमें मैं एज अ मॉडल भी खुद। बिल्कुल। तो क्या ज़्यादा क्या मज़ा आता है, सिंगिंग में या अभी जो एक्टिंग शुरू की है उसमें? मेरे लिए दोनों चीज़ें, क्योंकि दोनों आपका जैसे कहते चोली दामन का साथ है। अगर आप सिंगिंग भी कर रहे हैं तो आपके फेसिक इंप्रेशन जो हैं, ऑडियंस के साथ आपकी अटैचमेंट जो है, तो वो भी ज़रूरी है। उसमें भी आपको फुल इन्वॉल्व होना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। आपके फेस से परफॉर्मेंस हो रही होती है, आपकी आंखें परफॉर्म कर रही होती हैं, आपके हैंड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये परफॉर्मेंस तो आपके साथ साथ चलती है। बाकी मुझे जो मेरी जैसे कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, मेरी पहचान मेरी आवाज़ है, तो मुझे सिंगिंग से बहुत प्यार है। लेकिन मैं नेक्स्ट भी अभी और भी प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला एक्टिंग में भी एक फीचर फिल्म भी मैंने साइन कर ली है। ठीक है। और वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे। मतलब आगे जाके फ्यूचर में दोनों साइडों पे आप हमें नजर आएंगी, सिंगिंग करते हुए और एक्टिंग करते हुए। इंशाल्लाह। एक मर्तबा जिंदगी मिलती है तो एक ही जिंदगी में सब कुछ करना है ना। बिल्कुल ऐसे। अब एक काम करूं और दूसरे काम के लिए दोबारा तो नहीं आऊंगी ना, अभी आई हूं तो अभी सब कुछ करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही साथ हमने सब कुछ कर लेना है। और हमारे जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो एक्टर्स हैं, जो टैलेंट है ना, वो इतना मल्टी टैलेंटेड है कि वो हर चीज कर सकता है। और बल्कि मेरा तो यही कहना कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे उनको ये चाहिए कि जितनी भी यूथ है जो आगे काम कर रही है, न्यू काम कर रही है, आप अपने पैनल पर हमें प्रोजेक्ट्स दें, ताकि हमारे पास और भी बहुत सारे आईडी हैं, टैलेंट है, और बस और भी हमारे बहुत सारे सिंगर्स, एक्टर्स हैं, तो प्लीज़ उन पे थोड़ी सी तवज्जो दें। क्योंकि आपकी वही बात है कि आपकी जो आर्ट है, फाइन आर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो हमारा असासा है। बहुत कम लोग हैं, इनको अगर आप पॉलिश नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे, ये मुरझा जाएंगे।
क्योंकि हमें सिर्फ यही काम आता है। बिल्कुल ऐसे हम ही से है। यही काम ले। बहुत सारे जो न्यू टैलेंट है वो आ रहा है इस इंडस्ट्री की तरफ भी, लेकिन उनको मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म की, नहीं मिल रहा, इदारे की, और उनके स्किल्स जो हैं छुपे हुए उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो वो इसी तरह जिस तरह मुख्तारा इस वक्त अवार्ड हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, इन लोगों ने इतनी अनथक मेहनत की है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन लोगों को भी मौका देना चाहिए। हमारे साथ साहब अहमद मौजूद थे, इस मुख्तारा फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, अदाकार भी हैं, और सुमन शेख मौजूद थी, गुलकार भी हैं और अदाकार भी हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पर आए और इस फिल्म के बारे में हमें आगाह किया है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं अदब के हवाले से। तो क्या एक खूब शेर है कि उसके चेहरे से छन के आती है, तब ही लगती है चांदनी रोशन, यूं ही रोशन रहे वो सब चेहरे जिनके दम से है जिंदगी रोशन। नाजरीन, आर्ट और लिटरेचर हमारी जिंदगियों में रंग भरने के लिए इंतहाई जरूरी समझे जाते हैं। शायरी और मौसीकी रूह की तस्कीन का बायस भी बनते हैं। आज के दौर में अच्छी शायरी और अच्छा म्यूजिक सुनना भी मेरे ख्याल से काफी मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिनके खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत शायरी आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। वो इंतहाई बाकमाल और बासलाहियत शायरा हैं। आजकल उनकी शायरी की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो चलिए उनकी तरफ ही चलते हैं और उनसे थोड़ी सी चिटचैट भी करते हैं और उनके खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत आशार और गज़लें भी सुनते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सबाहत उरूज हैं, राइटर हैं, शायरा भी हैं, सराइकी और उर्दू दोनों में शायरी करती हैं और उन्हें सराइकी और वसेब की पहली शायरा भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ उनकी जर्नी के बारे में फिर सबाहत से ही जानते हैं। सबाहत, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबाहत, ये अपनी जर्नी के बारे में हम बताइए, इतना कुछ कैसे कर लेती हैं? और राइटर भी हैं, शायरा भी हैं और वसेब की पहली शायरा आप कहलाती हैं। कब से शौक हुआ शायरी का, कैसे स्टार्ट किया इसको? जर्नी तो आपकी शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका कोई ना कोई पैशन होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, ये बनूंगी। तो इसी तरह से मेरा भी यही था कि अच्छा मैं बड़ी हो, अच्छा मेरा था मैं बड़ी हो के मिर्ज़ा गालिब बनूंगी। अच्छा। क्योंकि उस टाइम मुझे जेंडर्स का भी ज़्यादा नहीं था। तो जब कॉलेज में आई तो उस टाइम मैंने बाकायदा इस चीज़ को शुरू कर दिया कि शेर व शायरी, थोड़ी बहुत टूटे फूटे शेर, और चूँकि मेरे भाई भी थे घर में मौजूद तो वो थोड़ी इस्लाह वगैरह भी कर लेते थे। तो बाकायदा शायरी तो नहीं उसको कह सकते, लेकिन शुरुआत वहीं से कर दी। और वसेब चूँकि डीजी खान से हूँ मैं, शादन से हूँ वहाँ के, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्दा और औरतों का इस तरह बाहर, पढ़ाई के लिए आप जा सकते हैं लेकिन जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रा कम होती हैं। मतलब तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया। फिर लाहौर आ गई तो यहाँ पे ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल गया, लाहौर जैसे सबको वेलकम कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो मैंने बाकायदा उर्दू में शायरी शुरू की थी। अच्छा। इल्म भी मैंने उर्दू में इसका हासिल किया था। अरूज जो मामलात थे शायरी के वो उर्दू में ही शुरू किए थे। अच्छा, पहले शायरी उर्दू से ही आपने स्टार्ट मैंने उर्दू में ही शुरू सराइकी की, फिर बाद में आपने सराइकी चूँकि जुबान है तो वो खुद से ही आप अर्ज फील करना शुरू कर देते हैं कि मुझे सराइकी में भी करनी चाहिए, वो दिल से आती है शायरी मेरे ख्याल में। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने सराइकी भी शुरू कर दी तो ये इस तरह स्टार्ट हो गया। हाँ, मैं बाकायदा पहली शायरा तो नहीं हूँ, मेरे अलावा वसेब में हैं शायरात काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके मजमूए भी बहुत सारे शाया हो चुके हैं, बल्कि मेरा तो अभी मजमूआ शाया नहीं हुआ सराइकी में। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लाइमलाइट में आके शायरात नहीं आती उस इलाके की, या आती है बहुत कम, परमिशन नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं तो, भी सही, लेकिन थोड़ी बहुत हैं। लेकिन इस तरह यंग एज में शुरू से ही ऐसे शायरी शुरू कर देना प्रोग्राम्स में या
इस तरह कम है। ये पहली दफा हुआ है। तो सबाहत, पहली इंस्पिरेशन कौन था? मिर्जा गालिब तो आपने बनना था, लेकिन किसको ज्यादा इंस्पायर करती थी कि मैंने आगे जाके इनकी पढ़नी है शायरी? हाँ, मैंने मुनीर नियाजी साहब से शुरू किया था। वो मेरे बहुत पसंदीदा शायर थे। वो शायद इस वजह से भी कि मेरे घर में वो पसंदीदा थे, तो वो मेरे भी पसंदीदा हो गए बचपन से। तो उनको मैंने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो फिर वो पढ़ने के बाद वो रंग भी थोड़ा थोड़ा आपको आ जाता है उस हिसाब से लिखने के लिए। मेरे ख्याल में मुनीर नियाजी साहब हैं जो बहुत मुझे इंस्पायर करते हैं मेल शायरों में। और फीमेल जो शायरात हैं, फहमीदा रियाज साहिबा से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। हालांकि आम हर लड़की जो है वो परवीन शाकिर साहिबा से इम्प्रेस होती है, क्योंकि मैं फहमीदा रियाज की तरफ ज़्यादा चली गई। तो हम चाहते हैं कि आपने जैसे मुनीर नियाजी साहब की बात की है, तो उनकी कोई गज़ल या उनकी कोई अशार हमारी नज़र करें आप। मुनीर नियाजी के वैसे ये शेर मुझे जो सबसे पसंद है, मैं वो आपको सुनाती हूँ। उनका एक है, बैन करती औरतें, बैन करती औरतें रौनकें हैं मौत की। ये मुझे बड़ा पसंद था, बड़ा मुझे न्यू लगा था, अट्रैक्ट किया था उनका। और शायरात में हमीदा शाहीन साहिबा हैं जो बहुत अभी लिख रही हैं, हयात है माशाल्लाह। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और उनको मैं बड़ा फॉलो करती हूँ इस हिसाब से। अच्छा, तो इनके फहमीदा रियाज साहिबा की भी आगे जाके आपसे सुनेंगे, लेकिन पहला शेर अगर देखा जाए तो आपने किस उम्र में कहा और कौन सा था, याद है? पहला शेर सराइकी का मुझे बड़ा मज़े का लगा, क्योंकि मैं रोमांटिक शायरी बहुत कम करती हूँ, लेकिन मैंने पहला सराइकी का शेर रोमांटिक लिखा और वो इतना हर जगह मशहूर हो गया, तो फिर मुझे उसी के नाम से, हाँ बिल्कुल याद है। वो कॉलेज में लिखा था मैंने, पढ़ा भी था कॉलेज में। वो ऐसे था कि तेरी मूंछ कनू मुँह पीला है, तेरी मूंछ कनू मुँह पीला है, मैं कुलो का दिन सफरा थी गए, इवें गालियां गाली होन दिन हुण हर कोई पूछ दे तेको क्या थी गए। ये शेर था। अभी इसकी मेरे ख्याल से जो सराइकी सुन रहे होंगे उनको तो समझ आ गई होगी, लेकिन जो पंजाबी है मेरे ख्याल से उनके लिए ट्रांसलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। उसका ये है कि तुम्हारी याद में मेरा मुंह पीला हो गया, कि लोग मुझे कहने लगे कि आपको यरकान हो गया। अच्छा, ठीक है। तो ज्यादा कौन सी पसंद है, उर्दू शायरी या सराइकी शायरी? अब पसंद तो देखें दोनों ही हैं। जाहिर है एक शायर के लिए वो पंजाबी शायरी भी मुझे बहुत पसंद है, और उर्दू भी, तो चूँकि ये 3 ज़बानें ही समझ सकती हूँ तो तीनों ही मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी थोड़ी बहुत समझ आ जाती है शायरी में। जो दिल के करीब है वो तो जाहिर सी बात है सराइकी ही है। हाँ। वो फील होती है। अगर किसी जगह आप सराइकी शेर सुनते हैं तो आपको वो ज़्यादा हिट करता है, वो ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन उर्दू जो है वो जो कि मेरा एक प्रोफेशनली एक चीज़ है, तो उर्दू शायरी भी अच्छी लगती है, सराइकी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम चाहते हैं सबाहत के कोई उर्दू की नज़म आप हमारे सामने गाएं, कहें। मैं उर्दू गज़ल के अशार सुना देती हूँ कुछ। मुकाबले के न हम दुश्मनी के काबिल हैं, हसीन लोग हैं बस आशिकी के काबिल हैं, हमें डराया गया कब सिखाया डट जाना, हमें डराया गया कब सिखाया डट जाना, हम ऐसे लोग फकत आजिज़ी के काबिल हैं। लड़ाई हमको विरासत में दी गई है हुजूर, लड़ाई हमको विरासत में दी गई है हुजूर, हम अहले जंग कहाँ शायरी के काबिल हैं। वाह वाह, क्या बात, क्या खूबसूरत। तो क्या जब लिखती हैं तो सबाहत क्या सोच होती है उस वक्त, किस तरह आमद हो रही होती है अशार की? अच्छा, आमद का ऐसे आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें जमा होती रहती हैं। अच्छा। आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो काउंट होते हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो जाहिर है डायरेक्ट आप पे शायरी पे असरअंदाज होती है। जो माशरा है ना, वो जिस तरह अदब माशरे पे असरअंदाज होता है उसी तरह माशरा भी डायरेक्ट अदब पे भी असरअंदाज होता है। तो हमें सारी चीज़ें मिलाकर उसका मिक्सचर बनाकर उसी में से आपको कोई शेर निकल आता है। कभी कभी आपकी कोई पर्सनल फीलिंग्स होती हैं तो वो आप शेर कह देते हैं। मैं चूँकि रोमांटिसिज्म और रोमानवी शायरी बहुत कम करती हूँ तो मेरा इतना उसमें नहीं है। सोशल इश्यूज़ पे लिखती हूँ। अच्छा। फेमिनिज्म पे ज़्यादा लिखती हूँ। अच्छा। तो वो जो मामलात हमें नज़र आते हैं उसको किसी तरह आप तराश करके शेर बना देते हैं। तो हमें सबाहत कोई अपनी पसंदीदा जो आपके दिल के बड़े करीब है कोई गज़ल वो सुना दे। जी, मैं आपको बिल्कुल सुना देती हूँ। सराइकी की सुना दूँ? ज़रूर ज़रूर। औरत ज़ात को अद्धा मन के
हुस्न तब पूरा मंगदे बैठन। औरत जात को अद्धा मन के हुस्न तब पूरा मंगदे बैठन। ऊंदियां अखी मोटियां होवन, कई शय पतली कई शय मोटी, वाल तब पूरी कंठ तई होवन। पर्रू कोलो त्रेमित दिसे, लेकिन सारे भूलिए बैठन, त्रेमित पूरी कहनी होंदी। आप खुदा जो अधी आखे, बल क्यों पूरा कीती बैठन, आखिर ये क्या नीति बैठन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सबाहत अरूज हमारे साथ मौजूद थी, शायरा भी हैं और राइटर भी हैं। तो सबाहत बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का, और यहाँ पर आके आपने जो हमें शेरो शायरी से थोड़ी सी दोबारा से जोड़ा है, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। चलो एक अहद दोहराएं, मुआशरे के खसूसी अफराद को कुछ और ख़ास बनाएं। नाजरीन, ये नारा लगाया जा रहा है महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल हुकूमत पंजाब की जानिब से। महकमा सोशल वेलफेयर की ज़ेर एहतमाम मुआशरे के खसूसी अफराद को फ़नी तरबियत मुहैया करने के लिए 1989 में नशेमन के नाम से एक इदारा कायम किया गया था, जो अपने क़याम से लेकर अब तक माजूर अफराद, जिसमें जिस्मानी, जहनी और दिमागी माजूर और नाबीना अफराद और गूंगे बहरे अफराद की बहाली के साथ साथ उन खसूसी अफराद को जहनी और जिस्मानी तरबियत भी फराहम कर रहे हैं। अब इस इदारे की जानिब से कुछ मॉडर्न स्किल्स सिखाने के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं, ताकि इन खसूसी अफराद को जदीद स्किल्स सिखाकर बरसरे रोज़गार किया जा सके। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं, कितने लोग इससे मुस्तफीद होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमना आफ्ताब हैं, जो चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नशेमन लाहौर है। आमना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। आमना, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये जो नशेमन प्रोजेक्ट है, इसके बारे में, और ये कब से स्टार्ट हुआ, इसके मकासद क्या हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए। जी, ये 1989 में नशेमन की बिल्डिंग तैयार हुई थी। इसमें जो एज ग्रुप जिसमें वो केटर करते हैं 18 ईयर्स से 35 ईयर्स तक है। ठीक है। इसमें ऑल 4 डिसेबिलिटीज़ केटर की जाती हैं, जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड भी हैं, डेफ भी हैं, मेंटली चैलेंज्ड भी हैं और व्हील चेयर यूजर्स भी हैं। ठीक है। यानी कि जो मेंटली ठीक हैं लेकिन दूसरी डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं तो वो भी हैं, स्लो लर्नर्स भी हैं। तो इसमें हम हर तरह की कैटेगरी के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे आमना कि एक मदर से जो आपकी एक चेयरपर्सन तक की जो जर्नी है वो कैसी है, किस तरह इस साइड पर आई, तो वो हमारे साथ थोड़ी सी शेयर करें। मेरे अपने 2 बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ, और उनको जो बीमारी है सेरिब्रल एटेक्सिया, दिस इज़ वेरी रेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि दिस इज़ 1 in 10 मिलियन ये बीमारी आती है बच्चों में। मैं पाकिस्तान से बाहर रहती थी और 12-13 साल बाहर रहने के बाद जब मैंने प्लान कर लिया कि मैं पाकिस्तान आऊँगी, तो यहाँ आके इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे बच्चों को प्रॉपर उसमें यानी कि ग्रूम कर सकती। और कभी कभी तो लगता था कि ये शायद गलत फैसला हो गया मेरे से, लेकिन वो जो एक अंदर से एक पैशन था कि मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने आई लव माई कंट्री और मैं अपने मुल्क में रह के यहाँ पे काम करूँगी। तो काम तो छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मिनिस्टर यावर बुखारी के साथ इस वक्त मैं इस प्रोजेक्ट पर हूँ नशेमन की। हम लोग मस्कन के नाम से हमने फिर ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो अब ये कि हम लोग पहला पायलट प्रोजेक्ट तो हम इसको लाहौर में कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको डिफरेंट सिटीज़ पूरे पंजाब में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आई एम प्लानिंग कि अगले 8 से 10 साल में पूरे पाकिस्तान में मस्कन का ये प्रॉपर प्रोजेक्ट हो सारे स्पेशल नीड्स के साथ होगा। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि कोर्सेज करवाए जा रहे हैं प्रोफेशनल और वोकेशनल, तो इनमें कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो शामिल हैं? हम काफ़ी सारी नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं इस वक्त। मेरी इस वक्त ऑलरेडी कोलैबोरेशन चल रही है कनाडा में, एक ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है उनके साथ। अच्छा। वहाँ पे जो स्पेशली जो ब्लाइंड्स के साथ काम हो रहा है, अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। जैसे अब हमें अब पता चला कि कॉल सेंटर्स में ब्लाइंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बाहर की दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, जबकि यहाँ पे क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैंने अब आके लोगों में देखा जब मेरा डेफ लोगों के साथ राब्ता शुरू हुआ
कि डेफ लोग जो इंट्रिकेट काम है, बहुत बारीकी का काम, जैसे सुई में धागा डालना, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, जैसे कंप्यूटर रिपेयरिंग के साथ, उसमें वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारा मसला ये है कि जो टीचर्स, जो ट्रेनिंग वाला स्टाफ है, वो एक्चुअली प्रॉपर ट्रेन नहीं है कि साइन लैंग्वेज में वो कैसे अपने डेफ लोगों को ट्रेन करें, क्योंकि आपको पता है कि डेफ सुन नहीं सकते exactly, तो वो सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जब सुन नहीं सक रहे तो उनको सिखाना समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेसिकली हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने स्टाफ टीचर्स के लिए भी लेकर आ रहे हैं। दुबई ऑटिज्म सेंटर में हमारी बातचीत चल रही है कि हम प्रॉपर अपने स्टाफ को यहाँ पे ट्रेन करें जो डेफ लोगों के साथ उनको सिखा सकें साइन लैंग्वेज में। क्या आमना इससे पहले नहीं थी ये ट्रेनिंग टीचर्स को दी जाती और स्टाफ को दी जाती? इसीलिए हम पीछे हैं, इसीलिए हम बहुत सारी चीजों में पीछे हैं। इस वक्त पाकिस्तान 1989 से बना हुआ है, इतना काम नहीं हुआ। और बात हुई है कि अगर चाहे मर्सिडीज घर के कारपोर्च में खड़ी हो, फायदा तभी देती है जब उसमें पेट्रोल होता है। तो एक्चुअली इदारे हैं हमारे हुकूमत के पास, लेकिन वो प्रॉपर रिसोर्सेज तैयार नहीं है। और आजकल की दुनिया कहाँ से कहाँ डिजिटल हो गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम लोग अभी तक वही सिलाई कढ़ाई और केन के फर्नीचर बनाने में उनको हमने फंसाया हुआ है अपने लोगों को। तो जब तक हम अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं करेंगे, हम आगे इन लोगों को ट्रेन नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पूरी दुनिया से हम रिसोर्सेज इकट्ठे करें और अपने मुल्क में लेकर आएं, ताकि हमारे टीचर्स ट्रेन हो और उसके बाद हमारा ये स्टाफ और जो टीचर्स होते हैं इनका बराह रास्त ताल्लुक होता है उन बच्चों के साथ, बहुत ज्यादा, और ज्यादा उनका इंटरेक्शन होता है, और जब तक वो ही नहीं उनको समझ सकेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल। इस वक्त पंजाब में 12 मिलियन आबादी स्पेशल नीड्स के साथ है। तो आप ये देखें कि अगर हम, और ये सारे अपने घर वालों के लिए बोझ हैं। मैं किसी को वो नहीं कह रही, लेकिन ये कि जाहिरी बात है जब एक बड़ा बंदा वो ना कमा रहा है और वो सिर्फ एक बोझ है घर वालों पे और सारा कुछ, तो वो जाहिरी बात है थोड़े से हमारी सोसाइटी का भी माइंडसेट जरा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हम उनको एम्पावर करने की पूरी तैयारी में हैं इंशाल्लाह। अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर वो एम्पावर हो जाएंगे और अपना रोजगार कमाने के काबिल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो कोर्सेज आप लोग करवाने जा रहे हैं, तो इनके लिए क्या क्या शराइत होंगी जिनके ऊपर वो जो खसूसी अफराद हैं उनको उतरना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम जो बिल्डिंग है नशेमन की, उसको हमने प्रॉपर प्लान कर लिया है, ISO सर्टिफाइड कराने लगे हैं। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में पहली बार ऐसी बिल्डिंग तैयार होने लगी है जो ब्लाइंड्स के लिए, डेफ के लिए, व्हील चेयर यूजर्स के लिए, फॉर ऑल द डिसेबिलिटीज इट विल बी द परफेक्ट वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट। ये होगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह। तो इसके बाद ये कि हम लोग डिफरेंट वो वॉल्स पे अपने प्लांट करेंगे ऐसी एप्स, ऐसे वो छोटे स्क्रीन्स, ठीक है, जिसमें डेफ लोग जब वो साइन लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो उस पर लिखा आएगा, ताकि आम नॉर्मल लोग भी उनकी लैंग्वेज समझ सकें कि वो क्या कह रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो पूरी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं इसके लिए, और हमारा उसके अप्रूवल्स और वो जो मैपिंग है वो सारा कुछ हमारा हो गया है माशाल्लाह। तो इसके बाद हम लोग जो, जिस तरह मैंने बताया कि हम कोर्सेज और वो हम पूरा उस पर भी हमारा होमवर्क शुरू हो गया, जो हम बाहर से पूरी दुनिया से, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, हम जो वहाँ की इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, हम वो वाली हम सारी चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। उनसे कोलैबोरेशन करेंगे आप? बिल्कुल, कोलैबोरेशन हमारी ऑलरेडी इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है। जी हम इस, और उसके बाद ये कि हम बच्चों को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया मस्कन के प्रोजेक्ट का, इसमें यह कि 4 इयर्स से हम बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स भी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उन्होंने वो भी मुझे आउटसोर्स की हुई है। हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एजुकेशन, थेरेपीज, वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर्स, हम सब कुछ सिखा रहे हैं। तो ये कि जब हमारे अपने स्टाफ से बच्चे ट्रेन हुए होते हैं तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है कि हमने आगे जाके बच्चों को किस लेवल पे क्या चीज़ लेके जानी है। जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लिखने पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वही बच्चे जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो वो इतना कमाल काम करते हैं। एक्चुअली दे डू द वंडर्स आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में। तो हम उनको उसी चीज़ में आगे पुश फॉरवर्ड करें कि वो अपने आप को ग्रूम करें उन स्किल्स को, जो उनके हिडन स्किल्स हैं उनको आप लोग ग्रूम करें। तो ये जो कोर्सेज होंगे आमना, ये कितने अरसे के होंगे? टाइम ड्यूरेशन इनका क्या होगा? हर कोर्स की डिफरेंट वो है, जैसे जी बिल्कुल 3 to 6 मंथ्स में टेफ्टा के साथ हमारी इसमें एफिलिएशन है। और ये सर्टिफाइड कोर्सेज होंगे। जैसे कारपेंट्री का या इनोवेटिव वॉल पेंटिंग का हम लेकर आ रहे हैं डेफ लोगों के लिए। तो ये कि 3 मंथ्स में वो हो जाता है। जो कंप्यूटर्स या होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग का कोर्स है,
वो तकरीबन 6 to 8 months भी ले लेते हैं। ऑल डिपेंड्स कि उनका मेंटल लेवल कितना जल्दी एक्सेप्ट करता है चीज़ें। दूसरा आमना, इसके लिए जैसे आपने बताया कि थोड़े ही ड्यूरेशन है, 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन है। जी जी। और बच्चे भी हैं इनमें, मुझे बताइए जो आपके पास बच्चे आते हैं उनमें ख़वातीन कितनी होती हैं, लड़के कितने होते हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कितनी तादाद होती है? छोटे बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं। अच्छा। क्योंकि वो यूजुअली अबेंडेंट बच्चे हैं जिनके घर वाले उनको छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, तो मतलब उनकी कोई उनका पीछे हाल अहवाल पूछने वाला नहीं है? यकीन करें, लोगों ने अपने टेलीफोन नंबर चेंज कर लिए हैं कि उन्होंने बच्चे छोड़े और उसके बाद दे हैव गॉन। अक्सर मुझे कॉल्स आती हैं कि बाजी असी बच्चे छड़ने ने, तुसी मैंने दस दियो कदों आवन। यानी कि आप लोग, मैंने कहा ना, रखने के लिए तैयार नहीं है ऐसे बच्चों को कि उन्होंने बस अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये कि छोटे बच्चों की हमारे पास ज़्यादा है इस वक्त। अच्छा। और जो बड़े बच्चे हैं, जो हॉस्टलाइट्स हैं, वो तो आके 3-3, 6-6 महीने रहते हैं कोर्सेज के लिए। जो डे स्कॉलर्स हैं वो सुबह आते हैं और दोपहर को चले जाते हैं। इस वक्त तकरीबन अराउंड 45-48 के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। लड़कियां भी हैं? लड़के ज़्यादा हैं। अच्छा। लड़कियां कम है हैं क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं कि ना हो। लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो डेफिनेटली आई विल टेक केयर कि मैं फीमेल्स को भी बाहर निकालूं, क्योंकि वो हमारे कौम का हिस्सा है, हमारे मुल्क की बेटी है। हाँ जी। और डिसेबिलिटी उसको पीछे नहीं रख सकती, उसको शी हैज़ टू कम आउट। और जैसे आपने हमने बताया कि छोटे बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको उनकी टेक केयर करना भी फिर मुश्किल होता होगा, तो क्या कितने स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके पास और किस तरह उनकी टेक केयर की जाती हम है? एक स्टाफ जो है वो 3 बच्चों के ऊपर रखते हैं। अच्छा। तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 11 के करीब हमारा स्टाफ है जो दिन रात रहता है, क्योंकि वो बच्चे यूजुअली रात रहने वाले हैं जो छोड़ गए हैं लोग। और जो दिन के हैं उनकी ड्यूटीज चेंज होती हैं। सुबह जो है वो हमारे पास 8 लोग होते हैं, इवनिंग 4 बजे के बाद हमारे पास 11 लोग होते हैं उन सारे लोगों को, बच्चों को देखने के लिए। तो उनके साथ उनको समझना, और उनको भी पहले ट्रेन किया जाता है वो जो स्टाफ उनके साथ होता है? उनकी थेरेपीज होती हैं हर तरह की। अच्छा। ज़्यादातर हमारे पास जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ आते हैं ज़्यादातर। और ऐसे जो व्हील चेयर पे हैं, एक तो वैसे ही वो बेचारे उसमें से होते हैं, फिर जब माँ बाप छोड़ देते हैं तो उनका और भी ज़्यादा हो जाता है, तो हम उनको साइकोलॉजिकल हेल्प देते हैं। लेकिन ये होता है कि जब सारे बच्चे आपस में मिलके रहते हैं, और हमारा स्टाफ माशाल्लाह वेरी वेरी लविंग स्टाफ है हमारे पास, तो वो बिल्कुल माँ बाप की तरह ही उनको ट्रीट कर रहा होता है और उनको कर रहा होता है, तो वो माशाल्लाह काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। वो खुश भी होते हैं, सारी बात है। शाम को सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, और बच्चों की काउंसलिंग भी होती है, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकल हेल्प होती है हर वक्त। तो वो सेशंस जो हैं वो कितने होते हैं, अगर हर वक्त मतलब कितनी देर के यानी होते कि हैं जैसे उनके मैं आपको sessions? बताती हूँ कि हमारी सुबह 9 बजे से हमारी क्लासेस शुरू होती हैं टिल 2 PM। इसमें हम लोग उनको फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं। अच्छा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। उनके स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक्स के साथ हमारा MOU साइंड है। उनके स्टाफ आता है, वो जाके MOU वो सारा उनको स्पोर्ट्स के लिए उनको तैयार करता है। तो वो माशाल्लाह उनको हम सारा इंडल्ज रखते हैं एक्टिविटीज इन सारी चीज़ों में। ठीक है जी, आमना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद ही चेयरपर्सन है सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स नशेमन लाहौर की। आमना बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक आपके इस नशेमन प्रोजेक्ट के लिए, और हम आप लोगों के साथ हैं और इसी तरह रहेंगे। जनाब, हम स्पेशल बच्चों की बात कर रहे थे कि नशेमन एक नया प्रोजेक्ट खसूसी अफराद के लिए बनाया गया है ताकि उनको जो उनके रोज़गार के मौके उन्हें दिए जाएँ, उनके जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस करके। मुझे अब आपने इजाज़त देनी है, मंडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मैडम का गाना है मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमा, वो सुनिए। अल्लाह हाफ़िज़।